हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी ऐश्वर्या शर्मा। आज बात करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए थे। होपफुली आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है रिसीट। रिसीट मतलब क्या हुआ? कोई भी अमाउंट जो आपको मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। या तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है या फिर होने वाला है। आपको अमाउंट क्यों मिलेगा? या तो आपने गुड्स को सेल किया होगा, नंबर वन, या फिर आपने एसेट को सेल किया होगा, नंबर टू, या फिर आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, तो ये जो है, इसके लिए आपको अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो रिसीट्स को। तो रिसीट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, रेवेन्यू रिसीट, नंबर टू, कैपिटल रिसीट। जो गुड्स है उसको सेल करना आपका बिजनेस है, सर्विसेज प्रोवाइड करना उसका आपका बिजनेस है। तो लेकिन एसेट्स को सेल करना, अपने बिजनेस की एसेट्स को सेल करना, ये आपका बिजनेस नहीं है। वो कभी कभार हो जाता है कि आपको एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़े, तो वहां से आपको जो अमाउंट मिलेगा, जो सेल वैल्यू मिलेगी, वो आपकी कैपिटल रिसीट होती है। मतलब एसेट्स को सेल करना इज योर कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट। और जो गुड्स को सेल करते हैं या फिर जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो आपको रिसीट मिलती है, जो अमाउंट मिलता है, उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो सिंपली रिसीट मतलब क्या हुआ? कुछ भी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है या फिर होने वाला है। रीजन क्या हो सकते हैं? नंबर वन, एसेट्स को सेल करना, नंबर टू, गुड्स को सेल करना, नंबर थ्री, सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसी के बेसिस पे क्लासिफाई करके रखा है रिसीट्स को। रिसीट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। समझते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको अमाउंट रिसीव होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या हो गया? जिसका आपका बिजनेस है, मतलब गुड्स को सेल करना ये आपका बिजनेस है, सर्विसेज प्रोवाइड करना ये आपका बिजनेस है। तो इन दोनों की वजह से आपको जो भी अमाउंट मिलेगा, उसको अपने बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट जो होता है वो गुड्स को सेल करने से और सर्विसेज प्रोवाइड करने से हो सकता है। नंबर थ्री, अगर आपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को कहीं और जगह पे लगा के रखा है और वहां से अगर कुछ इनकम आ रही है, तो उसको भी अपने क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में इस तरीके से हो सकता है कि मैंने अगर किसी कंपनी में, मतलब मेरे बिजनेस का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है। अगर मैंने कहीं पे और जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो वहां से मुझे जो भी रिटर्न मिलेगा, रिटर्न आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, रिटर्न में आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। इट मीन्स आपको जो भी इनकम रिसीव हो रही है अपने रिसोर्सेज को दूसरी जगह पे लगाने से, उसको भी अपने रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या हो गया? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब क्या हो गया? इसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, तो डिपेंड करेगा कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। अगर आप एक एनजीओ की या एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ये हुआ रेवेन्यू रिसीट। नंबर टू आता है, दैट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब सिंपल डेफिनेशन है, जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो आपकी रिसीट क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएगी। रेवेन्यू रिसीट सबसे पहले समझते हैं, रिसीट कब होती है? जब रिसीट आप गुड सेल करते हो, जब आप एसेट्स को सेल करते हो, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो गुड्स का और सर्विसेज वाला जो रेवेन्यू होगा, जो रिसीट होगा, वो आपका रेवेन्यू रिसीट होगा। करेक्ट है? अभी समझा था हमने। तो जो एसेट्स वाला पार्ट बचा, इसको अपने बोल सकते हैं कैपिटल रिसीट। मतलब जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएगी। तो कैपिटल रिसीट कब होगा? जब आप एसेट्स को सेल करोगे तब। तो revenue capital receipt means the revenue or the receipt which is not revenue in the nature.
एग्जाम्पल की बात करें तो एसेट्स को सेल करते हो, बिल्डिंग सेल किया, मशीनरी सेल किया, फर्नीचर सेल किया, कंप्यूटर सेल किया, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो भी आपकी कैपिटल रिसीट होगी उसको आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में इफेक्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसीट का जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से रिसीट है मतलब अमाउंट मिलना या फिर मिलने वाला है, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, या तो आपने ऑलरेडी अमाउंट स्पेंड कर दिया है मतलब खर्च कर दिया है, या फिर आपने अमाउंट पेमेंट नहीं किया है बट सर्विसेज आपने ले ली। ठीक है, इट मींस आपकी लायबिलिटी जनरेट होगी, आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में आप पेमेंट करने वाले हो, फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो या तो अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड कर दिया या फिर आप पेमेंट बाद में करोगे, सर्विसेज ले चुके हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। क्यों होगा, हम क्यों पेमेंट करते हैं, वही फंडा हम अमाउंट खर्च क्यों करते हैं, या तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, या फिर हमने सर्विसेज ली है किसी से, या फिर हमने एसेट्स परचेज की है। ठीक है, या तो हमने एसेट्स परचेज की या गुड्स परचेज किए या फिर सर्विसेज हमने ली है, रिसीव की है, तो उस केस में आपको अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन, दैट इज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपका होगा गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो खर्च करोगे, अपने बिजनेस की अर्निंग बढ़ाने के लिए जो खर्च करोगे उसको अपने बोलेंगे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एसेट्स को परचेज करते हो उसको अपने बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए समझते हैं क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ, या तो आप एसेट्स को, न्यू एसेट्स को एक्वायर करते हो मतलब परचेज करते हो, एक्वायर न्यू एसेट, या फिर आप जो पुरानी एसेट है, जो ओल्ड एसेट है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हो, मतलब इंप्रूव कर रहे हो, इंप्रूव इन ओल्ड एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट। जो हमारे पास में ऑलरेडी एक एसेट है उसमें आप इंप्रूवमेंट के लिए खर्च करते हो। सपोज एक एसेट है, एक मशीनरी है जिसका मेजर पार्ट हमने रिप्लेस किया है, तो जो खर्च किया हमने, जो अमाउंट पेमेंट किया है, वो हमने ओल्ड एसेट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए किया, या फिर मैंने एक नई एसेट ही परचेज कर ली तो वो नई एसेट हो गई। इन दोनों केसेस में आप क्या कर रहे हो, अमाउंट खर्च कर रहे हो, सिंपल। अब आप एसेट्स को परचेज करते हो तो एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज नंबर 1 टेंजिबल एसेट एंड नंबर इंटेंजिबल एसेट, एंड नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, कैपिटल रिसीट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, डायरेक्टली बैलेंस शीट में इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जो ट्रीटमेंट होगा वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जिसका बेनिफिट, मतलब आपने खर्च किया कोई अमाउंट, जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर में ही मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर में ही मिलेगा, उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जनरली रहता है वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रहेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी का पेमेंट किया, तो मैं सैलरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पेमेंट करता हूं। से फॉर एग्जांपल मैंने 1 अप्रैल 2021 को एक एम्प्लॉय को हायर किया और 31 मार्च 2022 तक वो एम्प्लॉय मेरे पास में था। तो इस पीरियड के लिए जो मैंने सैलरी का पेमेंट किया, जो खर्च किया है मैंने सैलरी के लिए, वो एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रहेगा। करेक्ट है, तो 1 ईयर तक ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 साल तक मिलता है उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, जैसे सर्विसेज वगैरह आपको रिसीव हो रही है, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ये सब के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर आपने गुड्स जो परचेज किए हैं उसके लिए जो पेमेंट किया वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, वो भी डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे कि कौन से फॉर्म में आप वर्क कर रहे हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो या फिर आप पार्टनरशिप में हो,
ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करोगे। ट्रेडिंग में कब करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कब करेंगे, जब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना के सिंपल एक ही अकाउंट बनाती है, एक स्टेटमेंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और वहीं पे एनपीओ जो होता है, जो एनजीओ होते हैं, वहां पे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, उस पर आपका डिपेंड करेगा, और उसी तरीके से आपको शो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्ड का मतलब समझते हैं, डेफर्ड मतलब क्या होता है। डेफर्ड मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको आप क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। इट मींस, एक एग्जांपल समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, से फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट आपने एक्सपेंस किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, से फॉर एग्जांपल ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट किया इन द ईयर 2020, इन द ईयर 2020। तो 10 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस किया 2020 में। क्या आपको पूरा बेनिफिट, उस एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो क्या 2020 में ही रिसीव हो जाएगा? क्या उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट मार्केट में 2020 में नहीं होने वाला? यह आपके अजम्पशंस और जजमेंट पे डिपेंड करता है। आप समझते हो कि नहीं सर 2020 में भी इफेक्ट रहेगा, इतना बड़ा खर्च किया है एडवर्टीजमेंट पे, तो उसका बेनिफिट तो हमको नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा। तो 5 लाख रुपीज में क्या करूंगा, करंट ईयर में, दैट इज 2020 में चार्ज करूंगा, एंड 5 लाख रुपीज जो है वो नेक्स्ट ईयर में चार्ज करूंगा। तो ये जो 5 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया है, डेफर कर दिया, डेफर्ड कर दिया। जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो है तो रेवेन्यू नेचर का, बट है तो रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का क्यों है, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, बट उसको मैंने क्या कर दिया, उसके एक सर्टेन पार्ट को, एक प्रोपोर्शनेट करके एक पार्ट को मैंने डिफर्ड कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस समझूंगा। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, कुछ इनकम को अर्न करने के लिए आप जो भी खर्च करोगे उसको अपने बोलेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, जनरेटिंग रेवेन्यू, जो भी कॉस्ट आप इनकर करोगे उसको अपने क्या बोलने वाले हैं, एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका सिंपल मैं मीनिंग बोलूं कि आपको अगर रेवेन्यू अर्न करनी है तो उसके लिए जो भी आप कॉस्ट इनकर करने वाले हो, जो भी आप इनपुट्स लगाओगे उसको अपने बोलेंगे एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है आपकी, वो कॉस्ट आपकी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। एक्सपेंसेस जो हैं वो बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, सिंपल अपने समझे तो कैश में पेमेंट कर सकते हो, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब के लिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। नंबर 2, आप जो मशीन यूज कर रहे हो, जो मशीन यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो जो मशीन है उसका एक सर्टेन पार्ट आप क्या करोगे, डेप्रिशिएट कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, तो उसको अपने बोलते हैं डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट आ सकता है कि कोई गुड्स आप डायरेक्टली परचेज करते हो तो उसको अपने बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ परचेज, तो वो भी आपका कंसीडर हो सकता है। कोई एसेट है आपके, कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास में और उसकी वैल्यू डाउन हो गई, उससे जो लॉस हुआ उसको भी अपने क्या बोलेंगे, उसको भी अपने एक्सपेंस बोलेंगे। और कुछ भी एक अमाउंट जो करंट एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को गुड सेल किए और 2 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड दिया, आफ्टर 2 मंथ सामने वाले पर्सन ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो वो मेरा जो लॉस होगा उसको अपने क्या बोलने वाले हैं, बैड डेट्स बोलने वाले हैं। मतलब जो करंट एसेट है, जो मेरी करंट एसेट है, मतलब जो डेटर्स थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो बैड डेट्स भी एक तरीके से अपना क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। करोगे क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या करोगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे। कंपनीज के केस में कंपनी में दिखाओगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, और एनपीओ के केस में आप कहां दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हुआ एक्सपेंसेस का पार्ट।
एक्सपेंसेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में अपने डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करंट ईयर में किया है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स में रिचार्ज होता है, आपने मोबाइल फोन में रिचार्ज कराया तब कंपनी आपको सर्विसेज दे रही है, करेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल अपने ले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि आपने पहले सर्विसेज रिसीव कर ली और पेमेंट आप बाद में कर रहे हो, जैसा कि पोस्ट पेड कनेक्शन में होता है, पहले आप मोबाइल फोन की सर्विसेज को यूज करोगे और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो इसको अपने बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट करना बाकी है, सर्विसेज आपको रिसीव हो चुकी है, बेनिफिट आपको रिसीव हो चुका है। अगर अपने एग्जाम्पल लें, सिर्फ एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया। जनरली एक साल के लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम वाले मुझे इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे सर्विसेज देंगे, तो मुझे सर्विसेज रिसीव होगी 30 अप्रैल 2021 तक। इसके बीच में मेरा अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा, अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा, दैट इज 31 मार्च 2021, करेक्ट है। तो ये जो मेरा करंट ईयर है, तो यहां तक का जो पेमेंट है वो तो मेरा एक्सपेंस हो गया, लेकिन मैंने पेमेंट जो किया वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 12,000 का पेमेंट किया, तो 6 मंथ्स के लिए मेरा जो अमाउंट रहेगा 6,000 रुपीज, वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, बट मैंने पेमेंट तो पूरा कर दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैंने अभी ही पेमेंट कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट किया वो 12,000 किया फॉर द ईयर, पूरे एक साल के लिए। तो यहां के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट प्रोपोर्शनेट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। और ये मेरे को क्लासिफिकेशन कब करना रहेगा, ऑन 31 मार्च 2021 को, यानी कि ईयर एंड पे मैं इस अमाउंट को दैट इज 6,000 को प्रीपेड कंसीडर करूंगा। इन द सेम वे मार्च मंथ की जो सैलरी है, मार्च 2021 की जो सैलरी है वो मैं अप्रैल में पेमेंट करूंगा, अप्रैल 2021 में पेमेंट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट ईयर का जो पेमेंट है, यहां पे आपकी कट ऑफ डेट आ गई, दैट इज 31 मार्च, आपका ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया। तो मार्च की सैलरी मतलब करंट ईयर की सैलरी नेक्स्ट ईयर में पे कर रहे हो, तो 31 मार्च 2021 को यानी ईयर एंड पे आपका जो अमाउंट रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, वो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसको अपने बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिंपल बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब नेक्स्ट ईयर का पेमेंट अभी कर दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करने वाले हो। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव होगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिसीव होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो भी आपका बिजनेस है, जो भी नेचर का आपका बिजनेस है, उससे जो आप इनकम अर्न कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्यूशंस पढ़ाता हूं, तो उससे जो मेरी इनकम होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो रेवेन्यू रिसीव मतलब जो आप मुझे अमाउंट मिला उसको मैं बोलूंगा रेवेन्यू, मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितनी रेवेन्यू जनरेट की है। तो जो भी मेरा इनफ्लो होता है कैश का, या फिर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन अमाउंट मिलना बाकी है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। मैंने मेरे रिसोर्सेज को कहीं और जगह पे लगा के रखा है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से जो मुझे इनकम रिसीव होगी वो भी मेरे लिए रेवेन्यू होगी। नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया, ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी। मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे, जो मैंने खर्च किया और जो मुझे रिसीव हुआ, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, इनकम। और इनकम में आपका प्रॉफिट्स भी इंक्लूड होता है। सर प्रॉफिट्स मतलब क्या होता है, आगे वाले टॉपिक में अपने यही देखने वाले हैं। तो सिर्फ एग्जांपल रेवेन्यू है 120 लेक्स का और एक्सपेंसेस था 1 लाख रुपीस का, तो इनकम आपकी कितनी हो गई, 20,000 रुपीज आपकी इनकम हो गई। इनकम के अंदर आपका प्रॉफिट्स इंक्लूड होता है।
लेकिन प्रॉफिट्स जो होता है ना, प्रॉफिट मतलब क्या हो गया कि आपके नॉर्मल बिजनेस, जो आपका बिजनेस है, उससे जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, उससे जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स बोलेंगे। मतलब खुद की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब खुद के बिजनेस से जो इनकम जनरेट होती है उसको प्रॉफिट्स बोलते हैं, और बाहर वालों को भी मिला लें तो उसको अपने टोटल इनकम बोलेंगे, उसको अपने इनकम बोलेंगे। तो प्रॉफिट्स जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। एक होता है ग्रोस प्रॉफिट। ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप चैप्टर सीखोगे उस टाइम पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। जो प्रॉफिट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक होता है ग्रोस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट मतलब क्या हुआ कि जितनी आपने सेल्स की है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस कर दो। मतलब जो आपने सेल किया उसमें से जो सेल किया है प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है उसको अपने माइनस कर देते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से देखने से आपको कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसको अपने क्या बोलेंगे, ग्रोस प्रॉफिट। सिर्फ एग्जाम्पल, मैंने एक एक लैपटॉप परचेज किया 40,000 रुपीज में, और इसी लैपटॉप को मैंने सेल कर दिया 45,000 में, तो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 5,000 रुपीज। क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट है? सर नेट प्रॉफिट में क्या होगा, तो ग्रोस प्रॉफिट जो है उसमें से कुछ इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होंगे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो गया, मतलब जो भी आप बिजनेस का मैनेजमेंट करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस एक्सपेंसेस हो गए, या फिर और कोई भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को अगर आप ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस करते हो तो जो नेट अमाउंट आपके पास में आएगा उसको अपने बोलेंगे नेट प्रॉफिट। जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल सकते हो, इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो नेट प्रॉफिट होता है इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब सपोज सपोज ऐसा हो जाए कि आपके रेवेन्यू जो है वो आपकी कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस आपको लॉस हो जाएगा, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, नेट लॉस। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज गेन। गेन, इनकम, प्रॉफिट, ये इन तीनों टॉपिक्स में आपकी एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, तो बारीकी से इस चीज को समझना पड़ता है। गेन मतलब क्या हुआ, जिससे आपकी कैपिटल की वैल्यू, दैट इज ओनर की जो इक्विटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो गेन जनरली जो रहेगा वो एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है, एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो ये जो 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 भी आपका गेन होगा, गेन मतलब क्या हुआ, कुछ भी इनकम या कुछ भी प्रॉफिट होना जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं हो रहा, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं हो रहा, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी आपको गेन होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।